नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम आगामी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये हिंदी के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना है। तो बिना विलंब किए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके लिए है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। यदि आप भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में भाषाओं संबंधी जो प्रावधान हैं वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रावधानित है, जो कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, भाग 17 के विषय हैं जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित हैं। इस भाग का विस्तार यदि आप देखेंगे तो अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 का तक इसका विस्तार है। भाग 17 जो है ये अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 का तक विस्तारित है। तो यही आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है ये उल्लेखित है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 का तक। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351, बाकी जगह आपको 351 नहीं दिख रहा है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि इससे जुड़े कुछ एडिशनल फैक्ट्स की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो हैं ये अधिसूचित हैं। 22 भाषाएं जो है ये अधिसूचित हैं। ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं तो याद रखिएगा, इसको याद करते हैं एक मैप से। मैप से याद करना बहुत आसान है और ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। चलिए, तो भारत का हमने एक मैप बना लिया। सबसे पहले यदि हम बात करें कश्मीर की भाषा तो ये है कश्मीरी। फिर पंजाब है, पंजाब की भाषा है पंजाबी। इसके बाद याद रखिएगा राजस्थान की कोई भी भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। फिर गुजरात है, गुजरात की भाषा है गुजराती, और एक भाषा हम यही की मान लेते हैं सिंधी। व्यापारी समुदाय है दोनों, इसीलिए हम ठीक है मान लेते हैं उसको सिंधी भाषा। उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। फिर इसके नीचे ये छोटा सा एक राज्य दिखेगा जो है गोवा। गोवा की भाषा है कोंकणी, कोंकण तट की भाषा है इसीलिए कोंकणी। फिर इसके ठीक नीचे यदि आप देखेंगे तो ये है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। इसके ठीक नीचे केरल है, केरल की भाषा है मलयालम। फिर ये तमिलनाडु, तमिलनाडु की भाषा तमिल है। इसके ऊपर दो राज्य हैं, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। इन दोनों ही राज्यों की भाषा है तेलुगु। फिर उड़ीसा है, उड़ीसा की भाषा है ओडिया। इसके ऊपर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की भाषा है बांग्ला। इससे लगा हुआ एक राज्य है असम, असम की भाषा है असमिया। इससे एक और फैक्ट याद रखिएगा कि असम में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोडो, और बोडो जनजाति के नाम पर उनकी भाषा का भी नाम रखा गया है बोडो। फिर एक राज्य यहां पर है मणिपुर, जानते हैं आप, मणिपुर की भाषा है मणिपुरी। इसके ऊपर एक राज्य आपको दिखता है, ये है बिहार। बिहार में एक क्षेत्र पड़ता है, आप शायद सुने होंगे, मिथिला वाला क्षेत्र है ना, वहां की भाषा है मैथिली। और बिहार की जो सीमा है वो मिलती है नेपाल से, तो यहां से नेपाली भाषा भी याद रख सकते हैं। बिहार से अलग होकर एक राज्य बना है झारखंड, और झारखंड में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है संथाल, और संथाल जनजाति की भाषा है संथाली, याद रख सकते हैं आप।
इसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ है नवाबों का शहर। नवाबों की भाषा थी उर्दू, याद रख सकते हैं आप इस तरीके से। इसके ऊपर है उत्तराखंड। उत्तराखंड यदि आप गए होंगे तो आपने सुना होगा, वहां पर जितने भी माइलस्टोन होते हैं वो उत्तराखंड नहीं लिखा होता, उस पर लिखा होता है देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि देवों की भाषा है संस्कृत। यहां से आप इसको याद कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे संस्कृत बोली जाती है, ये केवल याद कराने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूं। ठीक, इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति है डोगरा, और डोगरा की भाषा है डोगरी, और बीच में है हमारी भाषा हिंदी। तो इसको यदि आप टोटल आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक, तो कुल 22 भाषाएं जो है इसके हमारे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित है। 22 भाषाएं। ठीक है, कंफ्यूज मत होंगे, यहाँ पे ये जो बिहार लिखा है ना, ये राज्य का नाम लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, भाषा है उर्दू यहाँ पे। ठीक, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं अधिसूचित है। अच्छा, एक सवाल यहां से एक और आता है कि क्या ये 22 भाषाएं हमारे संविधान लागू होने की तिथि से ही 8वीं अनुसूची में है? तो इसका जवाब है नहीं। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 14 भाषाएं जो है ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित थी। 14 भाषाएं थी केवल। बाकी की जो 8 भाषाएं हैं वो समय समय पर जोड़ी गई हैं संशोधन के माध्यम से। संविधान में संशोधन किए गए और उसके माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक, तो कब कब जोड़ा गया है याद रखिएगा। 3 तिथियां हैं, 3 वर्ष हैं, इनको याद रखिएगा। एक वर्ष 1967। 1967 में भारतीय संविधान में 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संशोधन हुआ और इसके माध्यम से सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। तो भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाने वाली पहली भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। वर्ष 1992। वर्ष 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और इसके माध्यम से 3 भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये भाषाएं कौन कौन सी थी? तो एक भाषा थी कोंकणी, एक भाषा थी मैथिली और एक भाषा थी नेपाली। इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से या इसके द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर वर्ष 2003 जिसमें 92वां संविधान संशोधन हुआ और 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। ये भाषाएं कौन कौन सी थी? तो याद रखिएगा, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। मैथिली और डोगरी। तो ये जो 8 भाषाएं हैं, आप गिनेंगे तो टोटल 8, तो 14 मूल भाषाएं थी, यानी मूल रूप से 8वीं अनुसूची में थी जब संविधान लागू हुआ तो। और ये जो 8 भाषाएं हैं इनको समय समय पर जोड़ा गया है संशोधन के माध्यम से। तो ये सारे फैक्ट आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम चिपके होने चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। 3 ऑप्शन आपको इसमें का देगा, 1 ऑप्शन इसमें का दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक, चलिए, तो ये एडिशनल फैक्ट्स हैं, ये सारे 22 भाषाओं के नाम। 22 भाषाओं में एक फैक्ट आप और याद रख सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित भाषाओं में शामिल नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए एक समिति है
जिसका मुख्यालय है चेन्नई में। याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। कहां? चेन्नई में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसको, फैक्चुअल चीज है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपभ्रंशों की संख्या होती है 7। प्राकृत भाषा के खंडन से इनका निर्माण होता है। प्राकृत भाषा के विकास के क्रम में आप बढ़ेंगे तो 7 अपभ्रंशों में बट जाती है प्राकृत भाषा। यदि उससे इसमें अगर कोई डाउट है तो पिछली वीडियो जाकर के आप बिल्कुल देख सकते हैं, वहां पर मैंने इसको पूरा क्लियर बताया है। भाषाओं के विकास का क्रम बताया है और उसमें यह बताया है कि ये 7 अपभ्रंश कौन कौन से हैं। और इन 7 अपभ्रंशों में एक अपभ्रंश हुआ करता था शौरसेनी, याद होगा आपको। और इस शौरसेनी से इस खड़ी बोली का, है ना, हिंदी की खड़ी बोली का विकास हुआ है शौरसेनी से। इसीलिए देखिए, ये शौरसेनी जो है इसको पश्चिमी हिंदी भी बोला जाता है। और यहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन, पहला कि हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव किस अपभ्रंश का है, तो याद रखिएगा शौरसेनी का है। दूसरा, हिंदी का मानक स्वरूप किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा खड़ी बोली को या शौरसेनी को, दोनों को ही कहा जाता है, क्योंकि शौरसेनी से ही विकसित हुई है हमारी खड़ी बोली या हिंदी की खड़ी बोली। खड़ी बोली आपने साहित्यों में नाम सुना होगा, कबीरदास का नाम सुना होगा, ठीक है, सूरदास का नाम सुना होगा। सूरदास में खैर उनकी भाषा में ब्रज भाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है, जैसे रहीम हो गए, तुलसीदास हो गए, है ना, ये सारे जो है खड़ी बोली के कवि हैं। चलिए, तो याद रखिएगा हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बहुत ही फैक्चुअल चीज है, याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी हमारी क्या होगी, राजभाषा होगी। और इससे संबंधित प्रावधान जो है वो आपको अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351 में स्पष्ट रूप से मिलते हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 में साफ कहा गया है कि हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी होगी वो भारत की राजभाषा होगी। याद रखिएगा, ये हमारी राजभाषा है हिंदी, ठीक। और अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को यह निर्देश प्रदान करती है या निर्देश देती है कि वह हिंदी के प्रचार प्रसार संबंधी प्रयास करे। तो याद रखिएगा किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल रूप में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए, शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आया है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। आधि धन पतन गलत है, दूसरा है अध धन पतन, तीसरा है आधा धन पतन और चौथा है अधो पतन। तो बहुत सारे मेरे मित्र ये सोच रहे होंगे कि अधो पतन जो है ये सही आंसर होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो नियम है ये विसर्ग संधि के नियम के अंतर्गत आता है। विसर्ग संधि में एक नियम है कि यदि विसर्ग के पूर्व आ या आ हो और विसर्ग के पश्चात क ख या प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप शब्द देखते हैं प्रातः काल, प्रातः काल, ये ऐसा इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद क है। तो विसर्ग के पहले यदि आ होगा, विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई वर्ण होगा, तो उस स्थिति में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। तो अधः पतन को यदि आप देखेंगे तो अधः पतन ये इसी रूप में लिख दिया जाएगा। विसर्ग संधि का ये नियम है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस नियम के 2-4 अपवाद भी हैं, जैसे नमः धनकार,
होना चाहिए नमःकार, बन जाता है नमस्कार। तिरह धनकार होना चाहिए तिरहकार, बन जाता है तिरस्कार। पुरह धनकार होना चाहिए पुरहकार, बन जाता है पुरस्कार। ठीक है, तो वो अपवाद है। लेकिन नियम यह है कि यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद प फ या क ख हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखला आती है। ठीक, ये शब्द गलत है, इसको सुधारने के लिए आपको बोल रहा है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, आप देखेंगे उत धन श्रृंखल। ठीक, व्यंजन संधि में एक नियम आता है कि यदि त या द की संधि श से होती है तो ये दोनों मिलकर आधा च मिला छ बना लेते हैं। यानी यदि त के सामने श आएगा तो ये त श से मिलेगा और आधा च मिला छ बना लेगा। यदि इस शब्द को आप तोड़ेंगे तो उ धन त धन श धन री, और री पर अम की मात्रा है, जैसे आ पर अम की मात्रा लगती है ना, वैसे री पर अम की मात्रा है, धन खल। तो संधि कहाँ होनी है? तो आप बोलेंगे सर संधि होनी है त और श में। हमको पता है कि जब त या द का मेल श से होता है, यानी यदि मैं त का मेल श से कराऊंगा तो ये दोनों मिलकर आधा च मिला छ बना लेंगे। अब वापस से जोड़िए इसको, क्या बनेगा? उ आधा च मिला आधा छ। अब देखिए ये जो री है ये स्वर है, इसको पूरा करने का काम करेगा, तो छ पर लग जाएगी री की मात्रा, और चूंकि री पर अम की मात्रा है इसीलिए वो भी यहां पर लग जाएगा। अंत में बचा हुआ है खल, तो शब्द क्या बनेगा? उच्छृंखल। कहीं पर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? देखिए उच्छृंखला, ठीक है, उच्छृंखला नहीं होती, उच्छृंखलता हो सकती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा व्यंजन संधि के त या द का नियम, म का नियम, 1-3 का नियम, 1-5 का नियम, ये ऐसे नियम है जहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन नियमों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा हेतु समर्पित था। ये गलत शब्द है, इसको सुधारना है। तो याद रखिएगा शुश्रूषा लिखा जाता है ऐसे, श में पहले छोटा उ होगा, फिर श्र होगा, उस श्र पर बड़े उ की मात्रा होगी और फिर शा होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? देखिए सबसे पहले यदि हमको संधि विच्छेद, देखिए ये क्वेश्चन को देखेंगे तो बेसिकली संधि विच्छेद का क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप संधि विच्छेद नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हम इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ लेते हैं। व को मैं ऐसा लिख सकता हूं, व को ऐसा लिख सकता हूं, व धन ई, देखिए वी है तो व को ई, और त्र को त्र धन अ ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अयादि संधि में अय, आय, अव, आव, ये चिन्ह हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, यण संधि के चिन्ह की बात करूं तो य, र, ल या व। ला आपको नहीं दिखेगा, संस्कृत में बनता था, हिंदी में नहीं बनता है। ठीक, य, र या व दिखेगा। यदि मैं वृद्धि संधि की बात करूं तो वृद्धि संधि में अय या आव बनता है। गुण संधि की बात करूं तो ए, ओ, अर बनता है ऐसा। और यदि दीर्घ स्वर संधि की बात करूं तो दीर्घ स्वर संधि में आ, ई, उ या री, इनमें से कोई वर्ण बनता है। ठीक, चलिए तो यहां पर फिलहाल मुझको शब्द में जब मैंने इसको तोड़ा है छोटे भाग में तो मुझे दिख रहा है अव। अव कब बनता है? तो जब नियम है इसका, है ना, कि यदि व्युत्पन्न स्वर के सामने, व्युत्पन्न स्वर कौन है? ए, ऐ, ओ, औ,
इनके सामने यदि कोई अन्य स्वर आता है तो ये ए बदल जाता है आय में, ये आय बदल जाता है आय में, ओ बदल जाता है अव में, और आओ बदल जाता है आव में। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह रहती है कि इसी संधि में बाद वाले वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो आधा य और व बना है इसको पूरा करने का काम इसी स्वर के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो अव में कौन बदला था, ओ बदला था। अब इनकी कहानी खत्म। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये वही ई है जिसको देख करके ओ अपना स्वरूप बदल लिया था। तो दूसरा शब्द तो हमको पहले से ही मिला हुआ है। अब ये जो ओ है ये इस प से मिलेगा, क्या बन जाएगा, पो धन इत्र। ठीक, तो मुझको दिख रहा है इस शब्द में अय, अय, आय, अव, आव में से कोई चिन्ह बिल्कुल दिख रहा है अव। चूंकि अव दिख रहा है इसीलिए आप सीधे लगा सकते हैं इसका आंसर अयादि स्वर संधि, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, और स्वरों के निर्माण की प्रक्रिया ये ऐसे चलती है, यहां तक आकर के स्वर पूरे होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अन्वय शब्द को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो व के ठीक पहले वाला वर्ण आधा दिख रहा है। मैंने आपको जस्ट पिछले स्लाइड में बताया कि य, र या व जहां बनता है वो यण स्वर संधि है। और यण संधि की एक पहचान एक और होती है कि जहां पर भी य, र या व बना है उसके ठीक पहले वाला वर्ण क्या होता है, आधा। तो यहां पर व के ठीक पहले वाला वर्ण क्या है, आधा है। ठीक, चलिए तो हम इस शब्द को तोड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे तोड़ेंगे, एक बात तो ये क्लियर हो गया है कि यहां पर यण संधि है। यण संधि में शब्दों को यदि दोनों शब्द आपको प्राप्त करने हैं तो आपको शब्दों को ऐसा तोड़ना होता है, व को आप नहीं तोड़ेंगे। ठीक, धन य धन आ, आप इसको चाहें तो तोड़े, ना चाहें तो ना तोड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब ये व का निर्माण यदि आप देखेंगे तो या तो ऊ धन आ के मेल से होता है या तो ऊ धन आ के मेल से होता है। यही दो स्थितियां होती है जब व बनता है यण संधि के अंतर्गत। ठीक, तो यहां से इसको लगा करके हम देखेंगे जिसमें भी सार्थक शब्द हमको मिले और अर्थ भिन्नता की स्थिति ना हो वही उसका सही संधि विच्छेद होता है। तो पहली स्थिति यदि आप लगा करके देखेंगे तो अनु, ये देखिए अनु, और दूसरा शब्द हमको मिलेगा आय, ये मिल जाएगा। दूसरी स्थिति में यदि आप आएंगे तो बनेगा अनु धन आय। दोनों शब्दों को यदि आप देखेंगे तो इसमें अनु शब्द जो है, ये अनु शब्द ये निरर्थक होता है और संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच ही होती है, संस्कृत के ही शब्दों में होती है। इसीलिए अनुधन अय ये नहीं हो सकता। सही कौन होगा, अनुधन अय, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कहां है ये विकल्प, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्युपकार को यदि आप देखेंगे तो यू बना है और इसके ठीक पहले वाला वर्ण आधा है, तो इसको भी चाहे तो डायरेक्ट धन पकार ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू को यदि आप तोड़ेंगे तो या तो ई धन ऊ से बनेगा या तो ई धन ऊ से बनेगा। अब इस ऊ को हटा करके, यू को हटा करके इसको लगा करके देखिए, पहली स्थिति में शब्द बनेगा प्रति धन उपकार, दूसरी स्थिति में शब्द बनेगा प्रति धन उपकार। इन दोनों में से ही एक विकल्प सही होगा। आपको पता है कि प्रति निरर्थक शब्द होता है, इसीलिए सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति धन उपकार।
ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए ये भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है लेकिन ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ये जो शब्द है ये बना है व्यंजन संधि के द्वारा। त या द का नियम है जिसमें ये बोला जाता है कि यदि त या द के सामने ड आएगा तो इस त या द का रूपांतरण आधा ड में हो जाता है। इसीलिए जब आप शब्द देखेंगे उत्धन डयन तो त के सामने ड आया, त बदल जाता है ड में और शब्द क्या बन जाता है? उड्डयन। ऐसा, ठीक, संस्कृत का शब्द है इसीलिए म लगा हुआ है तो शब्द क्या बन जाएगा? उड्डयनम। ठीक, इसमें हलंत होगा भाई। आंसर क्या हो जाएगा? उत्धन डयनम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जानना है तब भी संधि बहुत अच्छा माध्यम है। यदि आपने संधि अच्छे से सीखी है तो उपसर्ग वाले हिस्से में आपको कोई खासी दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि मैं इस शब्द को देखूं तो मुझे यू फिर से दिख रहा है और यू का निर्माण तब होता है जब पहले शब्द में ई होता है और बाद वाले शब्द में ऊ होता है। या तो ई या ई होगा या बाद वाले शब्द में ऊ होगा। यही दो स्थितियां होती है। तो पहली स्थिति को यदि आप देखेंगे तो शब्द बनेगा प्रति धन उत्पन्नमति और दूसरी स्थिति को यदि आप देखेंगे तो शब्द बनेगा प्रति धन उत्पन्न मति। ऐसा, तो यहां पर ये जो शब्द है ये निरर्थक, इसीलिए आंसर हो जाएगा प्रति धन उत्पन्न मति। तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक, तो यहां से ये जो प्रति है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपुरुष शब्द में कौन सा समास है? देखिए यदि आप इस शब्द को देखेंगे तो सु और पुरुष, ठीक है, प्लस का चिन्ह नहीं लगता है वैसे, सु पुरुष दो शब्दों से मिलकर बना है। दो पदों का मेल ही तो समास है। तो सु यानी होता है अच्छा और पुरुष यानी पुरुष। ठीक, तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला शब्द है ये दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। यानी इन दोनों पदों के बीच में एक संबंध है जिसको हम बोलते हैं विशेषण विशेष्य का संबंध। और जहां भी दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस समास को हमने नाम दिया है कर्म धारय समास। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपुरुष शब्द में कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? देखिए असल में ये प्रश्न जो है ये पदों की प्रधानता को लेकर के प्रश्न है। पदों की प्रधानता, देखिए समास क्या है? दो शब्दों का मेल है और उस शब्द से नया शब्द बनने की क्रिया है। मैंने दो शब्दों को मिलाया, शब्द नंबर एक या इसको पद नंबर एक, पद नंबर दो, और दोनों के मेल से पद नंबर 3 का निर्माण होता है। ठीक, पहला जो शब्द होता है इसको कहा जाता है पूर्व पद और दूसरा जो पद है, दूसरा जो शब्द है इसे कहा जाता है उत्तर पद। और इन दोनों के मेल से जो नया पद बनता है इसे कहा जाता है सामासिक पद। बात यह आती है कि सर इस सामासिक पद का अर्थ किस पद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा? क्या उसका अर्थ पूर्व पद के द्वारा निर्धारित होगा? क्या उसका अर्थ उत्तर पद अकेले निर्धारित कर सकता है? क्या उसका अर्थ दोनों मिलकर के निर्धारित करेंगे या क्या दोनों पद मिलकर भी इस सामासिक पद का अर्थ निर्धारित नहीं कर पाएंगे? आपने बचपन से जो प्रधान शब्द सुना है वो यही है, जो पद अर्थ निर्धारक होता है वही पद प्रधान होता है। ठीक, तो पहली स्थिति ये हो सकती है कि मैं कहूं कि भाई ये जो सामासिक पद है इसका अर्थ निर्धारण होगा पूर्व पद के द्वारा, यानी आप कहेंगे कि पूर्व पद प्रधान है
और उत्तर पद की अप्रधानता है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि पूर्व पद अप्रधान हो जाए और उत्तर पद की प्रधानता हो जाए। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि पूर्व तथा उत्तर दोनों पद मिलकर के सामासिक पद का अर्थ निर्धारित करें, यानी दोनों पद स्वयं में सक्षम हो कि वो अर्थ निर्धारण कर सके। और चौथी स्थिति यह होती है कि दोनों पद मिलकर के अर्थ निर्धारण न कर पाए, अप्रधान और ये पद भी अप्रधान। पहली स्थिति को यदि आप देखेंगे तो इस समय होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। दूसरी स्थिति में तत्पुरुष समास होता है। तीसरी स्थिति में द्वंद्व समास होता है और चौथी स्थिति में बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आश्रय पद। ये आश्रय पद अर्थ निर्धारित करता है सामासिक पद का। यही चार स्थितियां हो सकती हैं, पांचवी कोई स्थिति नहीं हो सकती। इसीलिए मूल समास की संख्या यदि आपको पूछे तो मूल समास हिंदी में चाहे संस्कृत में मूल समासों की संख्या होती है 4। अब आप बोलेंगे सर हमने तो समास की संख्या 6 पढ़ी है। मूल समास कह रहा हूं, इसका मतलब है पदों की प्रधानता के आधार पर जब आप समास को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तब वहां पर केवल 4 स्थितियां होती है। इसीलिए मूल समास यदि कितने हैं पूछे तो मूल समास है संख्या में 4। और समास की संख्या यदि पूछे तो समास की संख्या भाई याद रखना, समास की संख्या होती है 6। यदि आप 2 समास जो छूटे हुए हैं उनमें पदों की प्रधानता देखेंगे तो वो सेम होते हैं तत्पुरुष समास के जैसे। मैं किनकी बात कर रहा हूं आप समझ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं कर्मधारय समास की और मैं बात कर रहा हूं द्विगु समास की। ये ऐसे समास हैं जिनमें पूर्व पद अप्रधान होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, दोनों में, कर्मधारय में भी द्विगु में भी। अब दोनों में कुछ विशिष्टताएं होती हैं, इसीलिए हमने उनको अलग रखा है। ये दोनों द्वितीयक समास कहलाते हैं। ये मूल समास नहीं है, ये गौण समास है, ये द्वितीयक समास है। ठीक, चलिए, तो जब आप तत्पुरुष समास में दोनों पदों में, ठीक है, देखिए दोनों पदों में समानाधिकरण कर देंगे। समानाधिकरण करने का मतलब होता है दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध लाना या दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान का संबंध स्थापित करना। यदि दोनों पदों के मध्य समानाधिकरण विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान के द्वारा लाया गया है तब वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो यही तो आपको प्रश्न में पूछा है कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो याद रखिएगा, तत्पुरुष समास के जब दोनों पदों में समानाधिकरण हो जाता है तो वो बदल जाता है किसमें? कर्मधारय में। और यदि ऐसा बोले कि तत्पुरुष समास के पूर्व पद को यदि संख्यावाची बना दिया जाए तब वहां पर कौन सा समास होता है? तो ये होता है द्विगु समास। ठीक, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। एक पुरानी वीडियो में मैंने इस पूरे समास वाले टॉपिक को समझाया है, आप चाहे तो वहां से इसको देख सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। एक है तत्सम, एक है तद्भव, एक है देशज और चौथा है विदेशज। याद रखिएगा, विदेशज। ये 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शब्द रचना के आधार पर कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो योग से बनते हैं, यानी 2 शब्दों का मेल होगा लेकिन वो एक अर्थ में जाकर के रूढ़ हो जाते हैं, एक विशेष अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। जैसे मैं बात करूं लंबोदर शब्द की, लंबोदर शब्द की, तो लंबोदर बोला जाता है किनको? गणेश को कहा जाता है भाई,
गणेश जी आपको दिखते हैं जैसे ही मैं लंबोदर शब्द बोलता हूं। यदि मैं इस शब्द को दो भागों में तोड़ूं तो एक शब्द बनता है लंब और दूसरा शब्द बनता है उदर। लंब का अर्थ होता है लंबा या बड़ा। तो लंबे उदर वाला व्यक्ति, जब मैं इस शब्द को तोड़ रहा हूं तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? लंबे उदर वाला व्यक्ति या लंबा उदर। तो क्या हर व्यक्ति जिसका पेट बड़ा हो, जिसका पेट लंबा हो, उसको आप लंबोदर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, है ना। आप उनको लंबोदर नहीं बोलते हैं। यदि किसी मोटे आदमी को लंबोदर बोलेंगे तो हो सकता है आपको पीट पाड़ दे, ऐसी भी संभावना है। ठीक, तो सबको लंबोदर नहीं बोलना भाई। लंबोदर बोला जाता है किनको? केवल गणेश जी को। यानी ये शब्द दो शब्दों के योग से बना है और विशेष अर्थ में ही प्रयोग होता है, उनको कहा जाता है क्या? योग रूढ़ शब्द। इसके अंतर्गत बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। चतुर्भुज हो गया, त्रिनेत्र हो गया, नीलकंठ हो गया, है ना, पंचानन हो गया, षडानन हो गया, दशानन हो गया, ये सारे शब्द योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। इसके अलावा और कौन शब्द आते हैं इसमें? तो याद रखिएगा, कुछ शब्द हैं जैसे जलज, जलद, जलधि, नीरधि, वारिधि, ये सारे शब्द जो हैं ये भी योग रूढ़ में आते हैं। क्यों? ये शब्द भी दो शब्दों के योग से बने हैं। देखिए, जल, ज, जल यानी पानी, ज यानी उत्पन्न। तो ऐसी चीज जो जल में उत्पन्न हो उसको आप क्या बोलेंगे? जलज बोलेंगे। लेकिन जलज शब्द प्रयोग होता है किसके लिए? केवल कमल के लिए। जबकि इसका अर्थ क्या निकल रहा है? जल में उत्पन्न। तो जल में तो मछलियां भी हैं उत्पन्न होने वाली, मेंढक भी उत्पन्न होते हैं, मगरमच्छ भी उत्पन्न होते हैं, सांप भी पैदा होते हैं, लेकिन इनके लिए कभी भी जलज शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, जलज प्रयोग होता है केवल किसके लिए? कमल के लिए। तो ये जो जलज शब्द है ये दो शब्दों के योग से बना है और विशेष अर्थ में जाकर के रूढ़ हो गया है, इसीलिए ये शब्द कैसा है? ये योग रूढ़ शब्द का उदाहरण होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही जलद शब्द है, जलधि शब्द है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तो भाई ऐसे शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, इनका स्रोत संस्कृत है और उसी रूप में आप हिंदी में इनका प्रयोग भी करते हैं। जैसे पवन, वायु, अग्नि, अनल, अंतरिक्ष, आकाश, जल, है ना, ये सारे शब्द क्या है? वृक्ष, पर्वत, नदी, ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द ही तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? देखिए, अपादान का कारक यदि आपको बोले तो सबसे पहले आपको विभक्ति पता होनी चाहिए। अपादान की विभक्ति होती है से, और अपादान का गुण होता है कि अपादान से हमें अलगाव का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का बोध होगा, अलग होने का। जैसे मैं बोलूं कि वह व्यक्ति शोक मुक्त हो गया है, शोक मुक्त, तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? शोक से मुक्त। उस व्यक्ति के शोक से अलग होने का बोध हो रहा है। मैं बोलूं पथ भ्रष्ट, मैं बोलूं बुद्धि रहित, मैं बोलूं आचार विहीन, मैं बोलूं देश निकाला, जाति बाहर, बिरादरी बाहर, ये सारे शब्दों का जब आप विग्रह करेंगे ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण है और तत्पुरुष समास में भी अपादान तत्पुरुष के ये भेद होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं? क्योंकि जब इनका आप विग्रह करेंगे तो बीच में से का प्रयोग होगा जो कि अलग होने का बोध कराएगा। ठीक, वाक्यों में प्रश्न आपको यहां से पूछा जाता है, जैसे मोहन से अब सहा नहीं जाता। यहां पर से का प्रयोग हुआ है, लेकिन से जो है यहां पर अलगाव का बोध ना करा करके जुड़ाव, माध्यम का बोध करा रहा है, इसीलिए ये अपादान ना होकर के क्या होगा? करण होगा। याद रखिएगा, करण का भी चिन्ह होता है से, लेकिन जब करण के रूप में प्रयोग होता है तो जुड़ने का, मिलने का या माध्यम का बोध होता है। जैसे
वह बस से आया। कुल्हाड़ी से पेड़ काटा जाता है, ये क्या है? करण है। चलिए, हिमालय से गंगा निकलती है। हाँ भाई, यहां से प्रयोग हुआ है और गंगा के हिमालय से अलग होने का बोध हो रहा है। तब यहां पर आप बोलेंगे कि हाँ, हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य में अपादान कारक हमको दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि तीसरा ऑप्शन आप देखते हैं तो चाकू से फल काटो, तो चाकू यहां पर माध्यम का कार्य कर रहा है, इसीलिए ये करण का उदाहरण है, न कि अपादान का। राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहां पर भी से जो है ये माध्यम का बोध करा रहा है, इसीलिए यहां पर ये क्या होगा? ये करण होगा, न कि अपादान। तो करण वाले उदाहरण कौन है? ए, सी और डी, जबकि बी जो है ये अलग होने का बोध करा रहा है, और यहां पर चूंकि अलगाव का भाव है, इसीलिए अपादान कारक यहां से निकल के आता है। ठीक, तो ये थे हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इनसे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करें और आगामी भर्ती परीक्षा के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।